दोस्तों, हम मॉन्टेस्क्यू के पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं जिसको हम पूरे 4 पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम उनके फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की थियोरी को समझेंगे। थर्ड पार्ट में हम उनके मोस्ट फेमस सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस की थियोरी को समझेंगे। और लास्ट पार्ट में हम करेंगे मॉन्टेस्क्यू का क्रिटिकल इवैल्यूएशन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा और टॉकिंग पॉलिटी की इस नई वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया, हम मॉन्टेस्क्यू के पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं जिसका ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। डायरेक्टली मॉन्टेस्क्यू की थियोरीज पढ़ने से क्या होगा कि आपको रटना पड़ेगा, लेकिन इस फर्स्ट पार्ट में जब आप उनके पूरे माइंडसेट को समझ जाएंगे कि कैसे मॉन्टेस्क्यू किस माहौल में पल बढ़ रहे होते हैं, उनके आसपास क्या इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, उनके देश में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वो किस तरीके की फैमिली से बिलोंग करते थे, उस वक्त जो फ्रांस तानाशाही के माहौल में पल बढ़ रहा था, उसी फ्रांस का एक लड़का इतने क्रांतिकारी, इतने रेवोल्यूशनरी और मॉडर्न आइडियाज को कैसे शेप कर पाता है। उनके जीवन से लेकर के उनकी मृत्यु तक के सफर में क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो उनके आइडियाज को मैच्योर होने में हेल्प करते हैं, जो हमें उनकी किताबों के फॉर्म में देखने मिलता है। इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ये सारी चीज़ें बोरिंग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर ये आपको बोरिंग लगता है तो ट्रस्ट मी, यू जस्ट नीड अ गुड टीचर एंड नथिंग एल्स। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र पे चलते हैं, देखते हैं मॉन्टेस्क्यू का बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बड़ा मज़ा आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1689 में फ्रांस में पैदा होते हैं मॉन्टेस्क्यू। उस वक्त दुनिया भर में और यूरोप में भी राजा महाराजाओं का शासन था। लोग जो हैं वो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में बिलीव करते थे। ये मानना था लोगों का कि राजा को शासन करने का अधिकार सीधे ईश्वर से मिला है, भगवान से मिला है और कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से पूरे राजा महाराजाओं का शासन था। फ्रांस में भी ऐसा ही था। किंग की अथॉरिटी एब्सोल्यूट थी, कोई उसके विरुद्ध नहीं जा सकता था। किसी भी तरीके का डेमोक्रेटिक माहौल नहीं था। आम जनता को कोई अधिकार बहुत ज्यादा नहीं मिले हुए थे। राजा जो कहेगा वही आपको करना है। तो ऐसे तानाशाही वाले माहौल में पैदा होते हैं मॉन्टेस्क्यू। लेकिन ऐसे माहौल में पैदा होने के बाद भी मॉन्टेस्क्यू का माइंडसेट इतना अलग कैसे हो गया? हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही तो बनते हैं, उससे ज़्यादा कहाँ सोच पाते हैं, खास करके जब इंटरनेट ना हो, दुनिया के किसी और हिस्से को इमीडिएटली देखने और समझने का कोई जरिया ना हो। ऐसे माहौल में मॉन्टेस्क्यू इतने क्रांतिकारी विचार के साथ कैसे सामने आते हैं? इसी को समझने के लिए इस पार्ट में हम मॉन्टेस्क्यू के जीवन की एक झलक देखेंगे कि किस दौर में वो पैदा हुए, क्या क्या हो रहा था उनके आसपास, किन किन चीज़ों का उनके माइंडसेट पे असर पड़ा। तो फ्रांस का माहौल उस वक्त कैसा था आप समझ गए। राजा महाराजाओं का शासन था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। हालांकि मॉन्टेस्क्यू का नाम जरा लंबा चौड़ा है, लेकिन आसानी से समझने के लिए हम यहाँ सिर्फ मॉन्टेस्क्यू ही बोलेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू का जन्म होता है फ्रांस में 1689 में, एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली, एक वेल्दी फैमिली में। अब ऐसे माहौल में पैदा होने के बाद भी मॉन्टेस्क्यू इतना पढ़ लिख पाए, आगे बढ़ पाए, इसका एक कारण ये भी है कि वो एक अमीर परिवार में पैदा होते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि जब वो 7 साल के होते हैं तभी उनकी माता जी जो हैं उनका देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है। इतना ही नहीं, जब वो 24 साल के होते हैं तो उनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। उनके पिताजी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब इनको मिल जाती है। फिर वो अपने एक अंकल के पास रहने चले जाते हैं और सबसे बुरा तो ये होता है कि उनके अंकल की भी कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती है 1716 में, जब मॉन्टेस्क्यू 27 साल के होते हैं। और अब मॉन्टेस्क्यू अपने पिताजी के साथ साथ अपने अंकल की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट करते हैं। तो उनको अपने पिताजी और अंकल दोनों की प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इस तरीके से मॉन्टेस्क्यू एक बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे। मॉन्टेस्क्यू की जिंदगी की जो सबसे बड़ी खुशी थी, सबसे ज्यादा जॉय उनको मिलता था जब वो पढ़ते थे, रीडिंग करते थे। और वो कहते भी थे कि इंटेलेक्चुअल वर्क का जो सीक्रेट है वो ये है कि जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। हालांकि उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की थी, वो लॉयर भी थे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा मजा आता था पढ़ने में, समाज को, सोसाइटी को, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में। फिलॉसफी, लिटरेचर में भी उनका इंटरेस्ट था। अब जिस दौर में वो पल बढ़ रहे होते हैं वो कैसा दौर होता है, क्या हो रहा होता है वहां पे, मेजर इवेंट्स क्या क्या थे,
तो बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ एनलाइटमेंट का जो दौर था, इंटेलेक्चुअल एज की शुरुआत हो रही थी। मतलब पहले जो लोग राजा के शासन को पूरी तरीके से मान कर बैठे हुए थे, चर्च और धर्म की बातों को माना करते थे चुपचाप बिना सवाल पूछे, तो अब जब जो ये दौर आ रहा था, इसमें लोग सवाल पूछना शुरू कर रहे थे, रैशनल थिंकिंग, क्वेश्चन करना शुरू कर रहे थे, हर चीज के पीछे के कारण को रीजनिंग का यूज करके समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे पहले चर्च ने जो कह दिया या राजा ने जो कह दिया वो लोग चुपचाप मान लेते थे, धर्म ने जो कह दिया वो चुपचाप मान लेते थे। लेकिन ये जो दौर की शुरुआत हो रही थी, उसमें क्या हो रहा था कि लोग जो हैं वो रैशनल थिंकिंग कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप बताओ कि इसके पीछे का कारण क्या है, हम क्यों माने। साइंटिफिक तरीके से सोचना, सवाल पूछना, ऐसे दौर की शुरुआत हो रही थी। और असल में इस एज को अपने पीक तक पहुंचाने में मॉन्टेस्क्यू जैसे राइटर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और जब मॉन्टेस्क्यू पैदा होते हैं, पल बढ़ रहे होते हैं, उस वक्त ये एज जो है, एनलाइटमेंट का जो दौर था, वो शुरू हो रहा था। 1689 में फ्रांस में पैदा हुए हैं मॉन्टेस्क्यू, और 1689 में ही फ्रांस के बगल में जो देश है इंग्लैंड, वहां पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो जाता है। इंग्लैंड में ये एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन होता है, जिसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया जाता है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन से पहले इंग्लैंड में भी राजा महाराजाओं का शासन था, किंग और क्वीन का रूल हुआ करता था। लेकिन ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो हुआ, उसमें क्या हुआ, जो मोनार्क था, राजा महाराजा जो थे, उनके हाथ से पावर छीन करके लोगों के हाथ में पावर दे दिया गया, पार्लियामेंट के हाथ में पावर दे दिया गया। अब राजा सिर्फ नाम मात्र का राजा रहेगा या रानी सिर्फ नाम मात्र की रानी रहेगी, और असली पावर जो है वो पार्लियामेंट यानी कि लोगों के हाथ में रहेगा। राजा अभी भी होंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ नाम मात्र का पावर रहेगा। तो इस तरीके का रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में उसी साल जिस साल फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू का जन्म हुआ। तो अब जब वो बड़े हुए होंगे तो इसके बारे में पढ़ा होगा, किताबें पढ़ने का उनको बहुत शौक था और पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, तो पढ़ा होगा खूब इसके बारे में और भी इवेंट्स के बारे में। और सोचो कि इसका कैसा असर पड़ा होगा मॉन्टेस्क्यू के ऊपर, कि एक तरफ जहां वो पल बढ़ रहे हैं, उनके देश यानी फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की है, राजा का एब्सोल्यूट शासन है, निरंकुश राजा है, उसके अगेंस्ट लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ इंग्लैंड है, उसी के बगल में, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर चला गया है। अब जो लोगों को जनता चुन रही है वो जाकर के कानून बना रहे हैं और देश को चला रहे हैं। मॉन्टेस्क्यू देख रहे हैं कि अरे बगल के ही देश में लोगों के पास लिबर्टी है, लोग आजाद हैं, और हम तानाशाह के पैरों तले कुछ ले जा रहे हैं। तो यहाँ से आ रहे थे वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज जिनके बारे में हम मॉन्टेस्क्यू की थियोरीज में देखते हैं, समझते हैं। जब मॉन्टेस्क्यू पैदा होते हैं उस वक्त फ्रांस में लुई 14 यानी कि लुई 14वें का रूल था, शासन था। लुई 14 कैसा राजा था? वो पूरी तरीके से एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, डिक्टेटर टाइप का था, लोगों को कोई लिबर्टी नहीं थी वहां पे, राजा जो बोलेगा वही होगा। इस हद तक राजा तानाशाह था कि वो कहते थे कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ। लुई 14 ने कहा कि मैं ही राज्य हूं और मैंने जो बोल दिया वही कानून है। मतलब लोगों के पास तो कोई लिबर्टी नहीं थी, कोई किसी तरीके की कोई आजादी नहीं थी, राजा जो बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले जो थिंकर्स एक्सप्लेन किए थे उनके लेक्चर्स में भी कई बार कहा है कि कोई भी राइटर, कोई भी थिंकर या फिलोसोफर जब कुछ लिखता है, कोई थ्योरी देता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कंसर्न होता है, किसी न किसी चीज से वो परेशान होता है, जिसको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी थ्योरी को देता है। तो मॉन्टेस्क्यू किस चीज से परेशान थे? आप देख रहे हैं कि जब वो पैदा हो रहे हैं उस दौर में कैसा डिक्टेटर टाइप का राजा का शासन था। लुई 14 के बाद जो लुई 15 थे वो तो पूरी तरीके से एक फेल्ड राजा थे, वो तो पूरी तरीके से विलासिता में डूबे रहते थे। लुई 16 का भी वही हाल था। और बगल के देश इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया है, सारा पावर लोगों के हाथ में आ गया है, और यहाँ फ्रांस में लोगों के पास कोई आजादी ही नहीं है। जो डिवाइन राइट का कंसेप्ट था कि भाई राजा ही सब कुछ है, उसको भगवान ने भेजा है शासन करने के लिए, वही चला आ रहा है, वही लोग मान रहे हैं, और अगर नहीं मान रहे तो जबरदस्ती मनवाया जा रहा है। और मॉन्टेस्क्यू तरह तरह की किताबें पढ़ते हुए ऐसे बड़े हो रहे हैं, ऐसे ऐसे इवेंट्स और इंसिडेंट्स आसपास देख रहे हैं कि उनका माइंडसेट तो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी हो गया है, बिल्कुल अलग तरीके से सोचने लगे हैं। वो राजा को भगवान का दूत नहीं मानते हैं, डिवाइन राइट की थ्योरी में यकीन नहीं करते हैं।
वो देख रहे हैं कि फ्रांस में एक ही इंसान के अंदर सारा पावर समाहित है, मतलब कानून भी वही बना रहा है, उसको एग्जीक्यूट भी वही करवा रहा है और जजमेंट भी वही दे रहा है। मतलब उसके पावर के ऊपर क्वेश्चन करने वाला, उसके पावर को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में लोगों के पास किसी भी तरीके की लिबर्टी नहीं है। तो मॉन्टेस्क्यू के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यानी कि चिंता का विषय ये था कि जो ये राजा है, जो ये एक इंडिविजुअल है, इसके अंदर सारा पावर समाहित क्यों है। पावर का प्रॉपर सेपरेशन होना चाहिए। एक बॉडी हो जो लेजिस्लेचर हो, कानून को बनाए, एक बॉडी कानून को एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और एक बॉडी जुडिशियरी हो जो जज करने का काम करे, जजमेंट देने का काम करे। तीनों बॉडीज के जो पावर है वो सेपरेटेड तो हो, लेकिन तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक रखें और बैलेंस बना रहे। तो ये बेसिकली मॉन्टेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ थियोरी का सार बता रही हूं मैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कहां से ये सब विचार जो है वो मॉन्टेस्क्यू के दिमाग में आया होगा। सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी क्यों दी होगी। अगर आप डायरेक्टली समझ रहे होते कि ये है सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट तो आपको समझना पड़ता, रटना पड़ता, लेकिन ये माइंडसेट जो है मॉन्टेस्क्यू का, जब आप समझ जाएंगे, पूरा बैकग्राउंड बन जाएगा आपके दिमाग में। उसके बाद जब आप सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी समझेंगे तो आसानी से दूसरों को समझा भी पाएंगे। तो मॉन्टेस्क्यू के लिए चिंता का विषय ये था कि भाई एक ही इंसान के अंदर सारा पावर समाहित क्यों है, क्यों राजा ही कानून का स्रोत भी है, लॉ को एग्जीक्यूट भी कर रहा है और जजमेंट भी दे रहा है। अगर ये पावर का सेपरेशन हो जाए तो लोगों को लिबर्टी मिल जाएगी। तो मेन कंसर्न क्या है कि लोगों की जो लिबर्टी है उसको इंश्योर किया जा सके, आम जनता को अधिकार मिले, आजादी मिले, डेस्पोटिज्म को अवॉइड किया जाए और लिबर्टी को इंश्योर किया जाए। जब मॉन्टेस्क्यू 32 साल के हुए तब उन्होंने एक किताब लिखी पर्सियन लेटर्स के नाम से 1721 में। यहां तक आप समझ गए कि उनका माइंडसेट कैसा था। वो अपने देश फ्रांस की हालत से खुश नहीं थे, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते थे। उनको पता था कि यहाँ पे एक एब्सोल्यूट मोनार्क का शासन है, मैं डायरेक्टली कुछ भी इसके अगेंस्ट में बोलूंगा तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी वो फ्रांस के बाहर प्रकाशित हुई और उन्होंने अपने नाम से भी उसको प्रकाशित नहीं करवाया, क्योंकि उनको डर था कि अगर राजा को पता चल गया या उनके लोगों को पता चल गया कि इस तरीके से कोई लिख रहा है और लोगों को भड़का रहा है उनके खिलाफ, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो इसी डर के कारण जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी वो सब फ्रांस के बाहर प्रकाशित हुई और उन्होंने अपने नाम तक से उसको प्रकाशित नहीं करवाया, एनोनिमसली प्रकाशित करवा दिया। हालांकि लोगों को पता चल गया कि मॉन्टेस्क्यू का ही ये लिखा हुआ है, उन्हीं की विचारधारा है। तो 1721 में अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया उन्होंने अपनी किताब पर्सियन लेटर्स के माध्यम से। तो उन्होंने उस बुक में लिखा पर्सियन लेटर्स में कि कैसे पर्सिया, जो कि मॉडर्न डे ईरान है, वहां से दो लोग आते हैं यात्री, वो दो दोस्त होते हैं, वो ऐसे ही घूमते हुए भ्रमण करते हुए फ्रांस आते हैं और फ्रांस से अपने दोस्तों को लेटर्स लिखते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं और फ्रांस के बारे में बताते हैं। तो ये जो दो यात्री आते हैं वो फ्रांस में घूमते हैं और फ्रांस की जो भी सोशल, पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन था उसके बारे में समालोचना करते हैं, एक तरीके से आलोचना ही करते हैं और अपने दोस्तों को चिट्ठियां लिख लिख कर बताते हैं। और इस कहानी के माध्यम से मॉन्टेस्क्यू अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो फ्रांस में क्या चल रहा है, कैसी हालत है, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सियन लेटर्स में उन्होंने चर्च, राजा जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों उन्होंने इसको फ्रांस के बाहर पब्लिश करवाया होगा, और वो भी बिना अपने नाम का इस्तेमाल किए। अब देखो आगे क्या होता है मॉन्टेस्क्यू के जीवन में। अब इतना तो आप समझ गए कि कैसे बगल के देश में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो रहा है, मॉन्टेस्क्यू के देश में तानाशाह राजाओं का शासन चल रहा है एक के बाद एक। तो उनको पढ़ने का भी मौका मिल रहा है और उस समय के जो फिलोसोफर्स, जो राइटर्स थे, उनको समझने का मौका मिल रहा है। उनके माध्यम से दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन अब समय आ गया था कि मॉन्टेस्क्यू अपने देश से निकलकर बाहर जाएं और आसपास के दूसरे देशों को घूमकर समझने की कोशिश करें और देखें लाइव कि वहां पे क्या हो रहा है। तो 1728 में अपने दोस्त के साथ वो यूरोप के एक लंबे ट्रिप पे निकल जाते हैं। वहां वो एक एक करके बहुत सारे देशों में घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं और ऐसे ही करते करते वो इंग्लैंड पहुंचते हैं और इंग्लैंड में वो 1.5 साल तक रह जाते हैं।
अब सोचो कि एक ऐसा देश फ्रांस जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है, राजा का पूरा शासन है, वहां से निकल करके मॉन्टेस्क्यू एक ऐसे देश पहुंच जाते हैं इंग्लैंड जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, पार्लियामेंट है, लोग जिन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं वो जाके लॉज बना रहे हैं, उस तरीके से देश चल रहा है, पूरी तरीके से लोगों के पास फ्रीडम है। तो मॉन्टेस्क्यू को कैसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं इस वक्त घर बैठे कि उनको कैसा लगा होगा। आप खुद सोचो कि आप अपने घर में रह रहे हो जहां आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पूरी तरीके से बंदिश लगाए हुए हैं, आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है, कुछ बोला नहीं जाता है, और एक दिन के लिए आपको अपने फ्रेंड के घर जाने का मौका मिलता है जहां पे आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। वो कहते हैं तो बेटा तुम कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कितने बजे भी बाहर जाओ। आप सोचो कि आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा। ठीक उसी तरीके का कुछ एक्सपोजर मिला होगा मॉन्टेस्क्यू को जब वो उस दौर के फ्रांस से निकल करके इंग्लैंड गए होंगे और 1.5 साल तक रहे होंगे। अब इंग्लैंड में 1.5 साल बिताने के बाद मॉन्टेस्क्यू वापस 1731 में अपने देश आ जाते हैं। अब इस पूरी जर्नी के दौरान उनका जो एक्सपीरियंस था वो सब उनके माइंडसेट को शेप करने में हेल्प करता है। जो वो ट्रैवल करते हैं इससे वो ज्योग्राफी को, डिफरेंट लैंड्स को समझ पाते हैं। और आपको पता है कि इसी वजह से मॉन्टेस्क्यू जो है इस बारे में भी बात करते हैं कि कैसे जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट होता है आपके देश का, वो वहाँ के सोशल कंडीशंस को भी शेप करने में हेल्प करता है। मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट कैसे सोसाइटी को शेप करता है, सोशल कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में भी वो बात करते हैं। और ये एक्सपीरियंस उनको कहाँ से मिलता है? ट्रैवल करने की वजह से। अलग अलग देशों के लॉज यानी कानून को, वहाँ के कस्टम्स को, रीति रिवाज को भी देखने और समझने का मौका मिलता है मॉन्टेस्क्यू को। उनके राइटिंग्स में उनके इन सारे एक्सपीरियंसेस की झलक हमें देखने को मिलेगी जब हम इन थियोरीज को एक्चुअल में आगे आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, और तब आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। फिर 1734 में उनकी एक और किताब आती है, कंसिडरेशंस ऑन द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द रोमन्स एंड देयर डिक्लाइन, जिसमें वो रोमन्स के ग्रेटनेस और फिर उनके डिक्लाइन के कॉजेज, रीजंस यानी कि कारणों के बारे में बात करते हैं। फिर 1748 में पब्लिश होती है उनकी मास्टरपीस द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसी किताब में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट देते हैं मॉन्टेस्क्यू, जिसको हम 3rd पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसी सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट के माध्यम से वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक ऐसा गवर्नमेंट सेटअप होना चाहिए कि जिसमें पावर्स जो है वो किसी एक पर्सन या इंस्टीट्यूशन के हाथ में, जैसे कि मोनार्क के हाथ में कंसंट्रेटेड होने के बजाय पावर्स का सेपरेशन होना चाहिए प्रॉपर। उस वक्त के पॉलिटिकल थॉट को शेप करने में इस बुक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये किताब भी मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस के बाहर पब्लिश करवाया। हालांकि 1751 में रोमन कैथोलिक चर्च ने इस बुक को बैन करवा दिया। रेस्ट ऑफ द यूरोप, स्पेशली ब्रिटेन से इस बुक को बहुत प्यार और सम्मान मिला, बहुत सराहना मिली। साल 1754 का अंत होते होते मॉन्टेस्क्यू बहुत बीमार हो जाते हैं और 10 फरवरी 1755 को 66 ईयर्स के एज में उनकी मृत्यु हो जाती है, एक तरीके के फीवर यानी कि बुखार के कारण। जेम्स मेडिसन, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे, उनके ऊपर मॉन्टेस्क्यू का और उनकी राइटिंग्स का बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस था। और हम देख भी सकते हैं कि कैसे अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। उस टाइम पे मॉन्टेस्क्यू का जो ये रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस था, जो आइडियाज थे, जिस तरीके से वो लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, उसने लेट 18th सेंचुरी के 2 ग्रेट रेवोल्यूशंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया। तो देखा आपने, ना ही सिर्फ अमेरिकन रेवोल्यूशन बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी इन्फ्लुएंस किया मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज ने। तो मैंने मॉन्टेस्क्यू से ये सीखा कि किताबें पढ़ना और ट्रैवल करना कितना जरूरी है हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए। हालांकि आज हम ट्रैवल करने के बजाय व्लॉग्स देख लेते हैं और किताबें पढ़ने के बजाय ऑडियो बुक्स समरी सुन लेते हैं, लेकिन फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस होता है पूरी किताब को खुद से खत्म करने का और जा करके खुद से किसी जगह को एक्सपीरियंस करने का, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम मॉन्टेस्क्यू के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की थ्योरी को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।